सभी विद्यार्थियों का आदर्श द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं जो विद्यार्थी 10वीं का एग्ज़ाम कंप्लीट कर चुके हैं उन विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि अब 10वीं के बाद किस विषय को चुना जाए। तो हम आज बात करेंगे कॉमर्स, 11वीं कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और आपको किन किन सब्जेक्ट का में क्या क्या अध्ययन करना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहले बात तो दिमाग में बच्चों के ये है कि कॉमर्स क्यों लें, ऐसी क्या सुविधा है कॉमर्स में और कॉमर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कॉमर्स अगर आपकी इच्छा बैंकिंग सेक्टर में जाने की है, आपकी इच्छा बिजनेस करने की है, अगर आप ट्रेडिंग व्यापार करना चाहते हैं, खरीदना बेचना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपको कॉमर्स का चुनाव करना है। और बैंकिंग, आज बैंकिंग का जो सेक्टर है वो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमारे सामने हम जब भी बैंक में जाते हैं, रुपए जमा करवाते हैं, वहाँ से पैसे निकालते हैं और आपने बैंक में एक जो प्रति होती है, बैंक में आपको जो पासबुक दी जाती है, उसमें आपने देखा होगा, उसमें बैंक का जो कैशियर है वो आपको कुछ एंट्रियाँ करके देता है। उन एंट्रियों में एडिशनल विड्रॉ लिखा हुआ होता है, डेबिट लिखा हुआ होता है, क्रेडिट लिखा हुआ होता है, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है। इसका मतलब वो क्या है, डेबिट, क्रेडिट, ये सब आपको कॉमर्स में सिखाया जाता है कि बैंकिंग से संबंधित जो खाते बनाए जाते हैं वो किस प्रकार होंगे। एक बिजनेस में जो रिकॉर्ड किया जाता है, किसी भी व्यवसाय के जो आंकड़े रिकॉर्ड किए जाते हैं वो किस प्रकार किए जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं लेखा शास्त्र के सामान्य परिचय में कि अगर आप 10वीं के बाद 11वीं कॉमर्स में आते हैं तो आपको 3 विषयों का चुनाव करना होगा। एक लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज यानी व्यवसाय अध्ययन, और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र के बारे में कि लेखा शास्त्र क्या है, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है और क्या इसका इतिहास है। सबसे पहले लेखांकन का जो सामान्य परिचय है, लेखा शास्त्र का जो सामान्य परिचय है, उसमें हम अध्ययन कर रहे हैं कि इसका जो इतिहास है, क्या ये अभी वर्तमान में लागू हुई है या किसी पुराने समय से इसे संचालित किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे कि लेखा शास्त्र है वो प्राचीन समय से, पुराने समय से, जब राजा महाराजा और पुराने समय में जो इतिहास है उसमें भी लेखा शास्त्र का वर्णन मिलता है हमें। तो उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे कि लेखा शास्त्र का जो जीवन काल है, जो इसका उद्भव है, कब से हुआ है। और इसके साथ अगर हम माने कॉमर्स क्या है, सभी विद्यार्थी जो आज वर्तमान है, वर्तमान एक कॉमर्स है, क्योंकि जब भी हम मार्केट में जाते हैं, एक दुकान से माल खरीदते हैं और उन वस्तुओं का आज हम उपभोग करते हैं, जितनी भी वस्तुएं आज सुबह से लेकर शाम तक हमें उपलब्ध करवाई जाती है वो सब कॉमर्स के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, वो वाणिज्य है। और हमने इसके साथ साथ विद्यार्थी की इच्छा होगी कि हम किसी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, इनमें भी जाना चाहते हैं। बैंकिंग के साथ साथ अगर आप इनकम टैक्स, सेल टैक्स, अकाउंटेंट, इनमें भी अगर जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास कॉमर्स होनी आवश्यक है। तो इसी में आज हम अध्ययन करें लेखा शास्त्र। इसका जो परिचय है कि लेखा शास्त्र एक बहुत पुरानी कहावत है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले वाली कहावत चलन में प्राचीन काल से है। प्राचीन काल का मतलब है कि पुराने समय में ये कहावत चलती थी। प्राचीन काल में क्या कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। इसका अर्थ होता था कि अगर हम किसी से कोई लेन देन करते हैं तो लेन देन होने के बाद हमें उसे एक प्रति लेनी चाहिए कागज के तौर पर। कल को अगर भूल जाएं तो, क्योंकि व्यक्ति जो है, व्यक्ति की स्मरण शक्ति निश्चित मात्रा में है, व्यक्ति कुछ ही मात्रा में याद रख सकता है, लंबे समय तक उस मेमोरी को याद नहीं रख पाता, भूल जाता है। तो कागज़ जो होता है वो हमें भविष्य में उस वस्तु को जो हमने एक व्यवहार किया एक दूसरे के साथ, वो हमें प्रदर्शित करके दिखाता है। तो पहले लिखना चाहिए, पीछे दे, भूल, अगर हम भूल जाएं व्यवहार तो कागज़ के माध्यम से जो हमारे पास एक प्रति है वो हमें याद दिलाती है। जैसे हम बैंक में गए और बैंक में कैशियर को रुपए जमा करवाते हैं, रुपए जमा करवाने के बाद बैंक का जो रोकड़िया है वो हमें एक प्रति देता है। उस प्रति के माध्यम से हमारे पास एक सबूत है कि हमने बैंक में रुपए जमा करवाए हैं। कल को अगर हमारे खाते में पैसे जमा न हो तो हम किसके माध्यम से
इस प्रतीक के माध्यम से, किस माध्यम से? इस प्रतीक के माध्यम से हम अपनी इस भूल को सुधार सकते हैं। तो ये पुरानी कहावत है। उसके बाद ये जो सभ्यता है, ये जो लेखा शास्त्र है, ये पुराने समय में चीन में 2000 ईसा पूर्व, यानी सबसे पहले इसका जो वर्णन है या इस लेखा शास्त्र का जो उपयोग है वो चीन में 2000 ईसा पूर्व राजकीय कार्य में, वहाँ का जो भी गवर्नमेंट है वो अपना कार्य लेखांकन का प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से पाया जाता है। यानी पुराने इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं तो लेखा शास्त्र का वर्णन चाइना के 2000 ईसा पूर्व राजकीय कार्य में इसका जो उपयोग है वो अच्छे ढंग से किया गया है। उसके बाद प्राचीन काल में जो रोमवासी थे, रोम के जो निवासी थे, वो अपनी प्राप्ति और प्राप्ति भुगतान का मतलब कि वो अपने राज्य से जो भी इनकम प्राप्त करते थे और अपने राज्य में जो भी भुगतान किया करते थे उनका हिसाब भी लेखा शास्त्र के माध्यम से वो हिसाब रखते थे कि उनकी कितनी इनकम है, कितना उन्होंने प्राप्त किया और कितना उन्होंने भुगतान किया है। इसके लिए एक बही बनाते थे। तो इसका वर्णन हमें प्राचीन रोम से भी प्राप्त होता है कि लेखा शास्त्र उस समय भी संचालित थी। उसके बाद बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी कहा जाता है। बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि 4000 ईसा पूर्व वहाँ खजाने का हिसाब किताब मिट्टी की गिल्ली पट्टियों पर किया जाता था। प्राचीन समय में बेबीलोनिया पर वहाँ के जो निवासी थे वो अपना हिसाब, जो हम पहली क्लास में पढ़ते हैं, जो एक पत्थर की जो पट्टी आती है जिस पर हम कैक है वगैरह लिखते हैं, उस प्रकार की पट्टियाँ थी। क्योंकि उस समय पेज का, कागज़ का आविष्कार नहीं था, तो वो अब किस पर लिखते थे अपना हिसाब? उन गिल्ली पट्टियों पर लिखते थे और उसके बाद उसे धूप में सुखाकर और उसे संग्रहित रखते थे, इकट्ठी रखते थे और भविष्य में उसका खाते के तौर पर उपयोग करते थे। तो बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी कहा जाता है क्योंकि 4000 ईसा पूर्व वहाँ खजाने का हिसाब, यानी राजा महाराजा जो भी खजाना इकट्ठा करते और अपनी जनताओं में जो भी खर्च करते उसका हिसाब मिट्टी की गिल्ली पट्टियों पर रखा जाता था और उसे धूप में सुखाकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता था। क्योंकि भविष्य में जब भी खजाने का हमें पता लगाना है, राजा को खजाने का पता लगाना है कि हमारे पास कितना कोष है, तो इसके लिए वो जो गिल्ली पट्टियां हैं हमने सुखाकर उनको सुरक्षित रखा है, उनको देखकर अनुमान लगा सकते थे कि हमारे पास कितना खजाना है, कितना हमने खर्च कर दिया। और भारत में अब बात करते हैं भी, भारत में लेखांकन कब आया? ये जो लेखा शास्त्र है भारत में इसका उद्भव कब हुआ? तो भारत में जो इसका उद्भव है वो भारत में लेखा शास्त्र प्रथम परिचय जो हमारे शास्त्रों में मिलता है वो कौटिल्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाया जाता है। और उनकी जो पुस्तक है, उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, उनमें मिलता है। किसमें मिलता है भी? अर्थशास्त्र में। तो हमारे भारत में लेखा शास्त्र का जो वर्णन मिलता है कि लेखा शास्त्र भारत में इसका उपयोग कब किया गया, तो इसके लिए भारत में वर्णन कब मिलता है? हमने इतिहास पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, कौटिल्य, जिसका नाम कौटिल्य भी है, कौटिल्य या चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान एक पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र। इसमें इसका वर्णन मिलता है कि लेखा शास्त्र उस समय भी लिखने का जो कार्य है, यानी हिसाब रखने का कार्य, और हिसाब रखना जरूरी है। आज हम अपने घरों में भी हिसाब रखते हैं, किसी के साथ जो लेन देन करते हैं किसी बुक में, किसी डायरी में नोट करते हैं, क्योंकि हमारी जो याद रखने की क्षमता है वो कम मात्रा में, इसलिए लिखने का जो कार्य है वो पुराने समय से चला रहा है। तो ये तो कॉमर्स का इतिहास है कि कॉमर्स की जो उत्पत्ति है वो बहुत पुराने समय से है। और ये जो कहावतें, चाइना में 2000 ईसा पूर्व इसका विकास हो गया था और बेबीलोनिया में जो खजाने का हिसाब रखा जाता है, इसलिए बेबीलोनिया को क्या माना जाता है? वाणिज्य नगरी कहा जाता है। और भारत में जो इसका उद्भव है कब हुआ? भी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य के समय में इसका उद्भव माना जाता है। और इसका जो वर्णन है हमें शास्त्रों में कहाँ मिलता है? भी अर्थशास्त्र के माध्यम से इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद दोहरा लेखा प्रणाली।
वैसे लिखने की जो प्रणालियां हैं वो हमारे देश में 3 प्रकार की प्रणालियां हैं, दोहरा लेखा प्रणाली, इकेरी प्रणाली और भारतीय महाजनी खाता प्रणाली। लेकिन हम यहाँ समझे जा रहे हैं दोहरा लेखा प्रणाली, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो अपनाई जाने वाली प्रणाली है और सबसे अच्छी प्रणाली जो लिखने का सही और व्यवस्थित ढंग है, दोहरा लेखा प्रणाली। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब दोहरा लेखा प्रणाली है, इसका जन्मदाता कौन है, किसके द्वारा इसे विकसित किया गया, उस अर्थशास्त्री का नाम। तो इसका जो जन्मदाता है वो है लुकास पेसियोली, और 1494 में इसका विकास किया गया, यानी इसकी जो उत्पत्ति है दोहरा लेखा प्रणाली की लुकास पेसियोली के द्वारा 1494 में की गई। और ये इटली के वेनिस नगर के चर्च के पादरी थे, यानी ये इटली का रहने वाला है। लुकास पेसियोली कहाँ का रहने वाला है, इटली का। कहाँ से, वेनिस नगर से। और एक चर्च में ये पादरी थे, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है द कंपैसेट स्क्रिप्चर्स, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में उसका वर्णन किया गया है। लेकिन ये जो पुस्तक लिखी गई है, क्योंकि ये कहाँ का रहने वाला है, इटली का रहने वाला है, तो ये जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई है, इटालियन भाषा में लिखी गई है। अब इटालियन भाषा में होने के कारण इसका जो विकास है वो पूरे विश्व में नहीं हो सका, क्योंकि इटली की जो भाषा है वो सभी देशों में जानकारी नहीं है। इसलिए एक अन्य अर्थशास्त्री जिन्होंने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, उस अर्थशास्त्री का नाम है ह्यूजर्ड कैसिल। और कब किया गया, इसके द्वारा इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद 1543 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा, ह्यूजर्ड कैसिल के द्वारा। लुकास पेसियोली द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उस पुस्तक का किस में अनुवाद कर दिया, अंग्रेजी में। उसके बाद 1795 ईस्वी में एक अन्य अर्थशास्त्री एडवर्ड जॉन, इन्होंने इस विषय पर पुस्तक पालन की अंग्रेजी प्रणाली नामक एक पुस्तक लिखी। 1795 में एडवर्ड जॉन ने इसी पुस्तक की एक पुस्तक पालन की अंग्रेजी प्रणाली नामक एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग रखा गया। इस पुस्तक का नाम था द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। उसके बाद ये जो लेखांकन है इसे क्या माना जाता है, लेखांकन को कला, वाणिज्य, विज्ञान तीनों माना जाता है, क्योंकि अधिकांश जो लिखने की जो, परंतु अधिकांश विद्वानों के अनुसार इसे कला और विज्ञान माना गया है। लेकिन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिकेशन ने इसे केवल कला माना है। क्या माना है भी, केवल कला माना है। किसने, वैसे लेखांकन को तीनों श्रेणियों में माना गया है। किस किस में भी, कला भी माना जाता है, वाणिज्य भी माना जाता है और विज्ञान भी माना जाता है। परंतु कुछ विद्वान इसे केवल क्या मानते हैं, कला और विज्ञान दो ही मानते हैं। लेकिन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिकेशन ने इसे केवल क्या माना है, केवल कला माना है। अब कला किसी भी मद को लिखने की व्यवस्थित लिखने की जो कला, विज्ञान किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध जो अध्ययन होता है वो विज्ञान है। तो कुछ विद्वानों ने कला विज्ञान माना है इसे, लेकिन अमेरिका की एक जो संस्था है उन्होंने केवल इसे कला माना है। लेकिन लेखाशास्त्र कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों माना जाता है। अब है लेखांकन की परिभाषा। लेखांकन की जो परिभाषा है, लेखांकन किसे कहते हैं, लेखांकन एक संगठन, ओके। अब बात करते हैं लेखांकन की परिभाषा। लेखांकन किसे कहते हैं, तो इसकी जो परिभाषा है, लेखांकन एक संगठन की आर्थिक घटनाओं का, आर्थिक का मतलब जो घटनाएं जिसके बदले मुद्रा का लेन देन हो, उन्हीं घटनाओं का लेखा होता है। जिनके बदले मुद्राओं का लेन देन नहीं होता है उन मदों को यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जैसे किसी को हम फ्री में वस्तु प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि फ्री में देना आर्थिक घटनाएं नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया तो नियुक्त करने की कोई प्रविष्टि नहीं है। अगर हम किसी को माल के लिए ऑर्डर देते हैं, अगर पैसे अग्रिम नहीं दे रहे हैं तो उसमें आर्थिक घटना नहीं है, तो उसका लेखा नहीं होगा। तो लेखांकन एक आर्थिक घटना है।
और आर्थिक घटनाओं को पहचाना जाता है। सबसे पहले पहचान होगी, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के खाते होंगे, व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र, कि हम एंट्री किस खाते के माध्यम से कर रहे हैं और जो घटनाएं हैं वो आर्थिक है या नहीं उसकी पहचान करनी है। फिर उसे मापना है, क्या उसे मुद्रा में मापा जा सकता है। उसका अभिलेखन उस एंट्री, खतौनी के बाद तलपट, उसका अभिलेखन करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आवश्यक सूचनाएं किसको उपलब्ध करवाई जाती है। आवश्यक सूचनाएं, आंकड़े उपयोगकर्ता, जो भी व्यवसाय के उपयोगकर्ता है उनको संप्रेषित की जा सके। अब देखिए भी, सबसे पहले लेखा शास्त्र में या लेखांकन में महत्वपूर्ण है कि घटनाएं आर्थिक हो। उन घटनाओं को पहचाना जाए, उसे मुद्रा में मापा जाए, उसके बाद अभिलेखन, एंट्री, खतौनी, तलपट, अंतिम खाते तैयार किया जाए और उसके बाद ये जो प्रोसेस हमारी पूर्ण हो जाती है, जो आवश्यक सूचनाएं हैं किसको उपलब्ध करवानी है, उपयोगकर्ताओं को। उपयोगकर्ता कौन है भी, हमारे बिजनेस में कोई भी प्रबंधक हो, जिस कंपनी को चलाने वाला डायरेक्टर है, उसे सूचना ही चाहिए कि उसने बिजनेस में पूरे वर्ष के दौरान क्या कमाया, कितना लाभ हुआ, हमारी संस्था, हमारी कंपनी लाभ की तरफ चल रही है, हानि की तरफ चल रही है, हमें भविष्य में और क्या योजनाएं बनानी है। ये सब किस पर डिपेंड करता है, इन सूचनाओं पर, जो अकाउंटेंट के द्वारा एक प्रबंधक को उपलब्ध करवाई जाती है कि आपकी संस्था ने पूरे वर्ष इतना व्यापार किया, इतना माल खरीदा, इतना बेचा, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका लॉस है, ये आपकी आर्थिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति यानी संस्था की ये संपत्तियां हैं और संस्था की ये लायबिलिटीज है, दायित्व है जिसका भुगतान संस्था को भविष्य में करना है। तो ये सूचनाएं जब उपलब्ध करवाई जाती है तभी उपयोगकर्ता अपने बिजनेस में भविष्य में क्या प्लान करना है इसके बारे में क्या करता है, डिसीजन लेता है। तो ये है लेखांकन। क्या है भी लेखांकन, कि कोई भी संगठन हो, कोई भी संगठन का मतलब चाहे वो व्यापारिक संस्था हो चाहे वो गैर व्यापारिक संस्था हो। व्यापारिक का मतलब जो वस्तु क्रय और खरीदने, बेचने, निर्माण करने का काम करती है वो व्यापारिक संस्था है। जो केवल सेवाएं देती है वो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं। तो कोई भी संगठन हो उसकी घटनाएं क्या होनी चाहिए, आर्थिक। पहचान, मापन, अभिलेखन करने के बाद उन सूचनाओं को किसे उपलब्ध करवाना आवश्यक है, उसके जो उपयोगकर्ता है। अब उपयोगकर्ता केवल डायरेक्टर नहीं है भी, उपयोगकर्ता यहाँ आंतरिक और बाह्य, ये 2 प्रकार के उपयोगकर्ता है। यहाँ पर डायरेक्टर स्वामी भी होता है, यहाँ पर जिस संस्था में काम करने वाले कर्मचारी भी हो सकते हैं, और जैसे बाहरी लोग, जैसे लेनदार हो सकते हैं जिन्होंने संस्था को लोन दिया है। इसके अलावा बैंक भी हो सकता है, और जिन लोगों ने जिस संस्था में पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिस कंपनी के अंश खरीदे हैं, जिस कंपनी में पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो विनियोग करता है। उन्हें भी सूचनाएं उपलब्ध होनी आवश्यक है, क्योंकि अगर प्रबंधक तो अपने लाभ के आधार पर डिसीजन लेता है, काम करने वाले कर्मचारी, अगर संस्था लाभ की तरफ चल रही है तो कर्मचारी अच्छे ढंग से कार्य करेंगे क्योंकि उन्हें पता है संस्था आगे बढ़ रही है। बैंक है वो संस्था को ऋण क्यों देगा, कि उन्होंने पता है कि संस्था की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी है, इसलिए बैंक उन्हें ऋण प्रदान करेगा। बाहरी जो निवेशक है, जो संस्था में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं, वो भी क्या करेंगे, किसके माध्यम से, अगर संस्था को लाभ हुआ है तो उन्हें पता है लाभांश मिलेगा, इसलिए वो पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो उपयोगकर्ता को ये सूचनाएं संप्रेषित यानी प्रदान करनी चाहिए। ये है लेखांकन। इसके बाद बात करते हैं लेखांकन के आधारभूत परिभाषिक शब्द। लेखा शास्त्र में कुछ ऐसे शब्दावलियां हैं जिनका हम उपयोग करेंगे। इसमें 1 नंबर है हमारी इकाई, यूनिट। यूनिट किसे कहते हैं, एक ऐसी वस्तु जिसका एक निश्चित अस्तित्व है। क्या है भी, निश्चित अस्तित्व है। निश्चित अस्तित्व है। व्यावसायिक इकाई से आशय विशेष रूप से पहचान किए गए व्यवसाय के उपक्रम से है। इकाई से कहते हैं भी कोई भी व्यवसाय का जो क्या है उपक्रम, उसे हम इकाई कहते हैं। कोई भी जो संस्था है जो संचालित हो रही है वो क्या है, इकाई है। जैसे
किसी संस्था का नाम, पारिक बंधु, श्रीधर एंड कंपनी, किसी भी संस्था का नाम क्या है, एक इकाई है। तो इकाई किसे कहते हैं, एक ऐसी वस्तु जिसका कोई निश्चित क्या होगा, अस्तित्व होगा, यानी वर्तमान में है, वो चल रही है, ऐसा नहीं है कि वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में उसका अस्तित्व होना चाहिए। और व्यावसायिक इकाई से है, इकाई कौन सी होनी चाहिए, व्यापारिक, कौन सी होनी चाहिए भी, व्यापारिक, यानी जिसका उद्देश्य वस्तुओं का उत्पादन क्रय विक्रय करना हो। व्यावसायिक इकाई से है जो विशेष रूप से पहचानी जा सकती है। और क्या होना जरूरी है, व्यावसायिक उपक्रम, जैसे कोई भी नाम हो सकता है भी। उसके बाद लेन देन, ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं भी, लेन देन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक इकाइयों के मध्य घटना जिसका कुछ मूल्य होता है। मूल्य का मतलब वो आर्थिक घटना है भी, मूल्य होना आवश्यक है। जिसे जैसे माल का क्रय किया, दो या दो से अधिक इकाई होनी चाहिए। इकाई हमने अभी पढ़ा है भी, दो व्यक्तियों के मध्य, दो व्यापारियों के मध्य जो लेन देन होता है, जो माल खरीदने बेचने का काम होता है, लेकिन वो घटना क्या होनी चाहिए, आर्थिक, उसका कुछ मूल्य हो। जैसे माल क्रय किया, माल खरीदा, माल खरीदे तो बदले में पैसे का भुगतान करेंगे, उस माल की कुछ प्राइस होगी, तो उसका क्या है भी, कुछ मूल्य है। जैसे किसी खर्चे का भुगतान किया है हमने, व्यय का भुगतान किया है, कोई भी खर्चा, वेतन चुकाया है, ब्याज चुकाया है, तो हमने क्या किया है भी, खर्चे का भुगतान। देनदारों से धनराशि की प्राप्ति, हमने जिन लोगों को उधार माल बेचा है उन देनदारों से राशि प्राप्त कर रहे हैं, देनदारों से, तो वो भी क्या एक आर्थिक घटना है, तो उसे कहते हैं लेन देन। यानी दो इकाइयों के मध्य, दो व्यक्तियों के मध्य कोई भी घटना जिसके बदले क्या हो, निश्चित मूल्य हो, उसे क्या कहते हैं, लेन देन कहेंगे। क्या कहेंगे भी उसे, लेन देन। अब देखो, एक ये इकाई है और ये क्या है, लेन देन, दोनों में अंतर। इकाई किसी व्यापार का नाम, लेन देन वैसे नाम से पता है, लेन देन, खरीदना और बेचना, लेकिन खरीदने बेचने में क्या होना आवश्यक है, पैसे का भुगतान, मूल्य होना जरूरी है उसका। तो कोई भी ऐसी घटना जो दो इकाइयों के मध्य हो, दो इकाई, दो व्यापारी, दो व्यक्तियों के मध्य हो, जिसका कुछ मूल्य होगा, जैसे माल खरीदा गया, बेचा गया, व्यय का भुगतान, देनदारों से प्राप्ति, लेनदारों को भुगतान, और भी हो सकती है, वो क्या है, हमारा लेन देन है। अब बात करते हैं 3 नंबर जो पॉइंट है हमारा, क्या है भी, संपत्तियां। संपत्ति, संपत्ति वे सभी संपत्तियां जिनका सहायता से व्यापार चलाया जाता है तथा जिन पर संस्था का स्वामी हो, जिसका मालिक कौन हो भी, स्वामी। तो संपत्ति किसे कहते हैं, वे सभी संपत्तियां जिनकी सहायता से व्यापार चलाया जाता है। यानी कोई भी ऐसी संपत्ति जिससे किसका संचालन होता है भी, व्यापार का, व्यापार का संचालन होता है। और उस संपत्ति पर जिस संस्था के द्वारा व्यापार चलाया जाता है वह उसका क्या हो, स्वामी होना आवश्यक है, मालिक होना आवश्यक है। क्योंकि हमारे सामने यहाँ 2 प्रकार के शब्द है भी, एक तो संपत्ति है, एक तो भी संपत्ति है, और एक संपत्ति के अलावा दूसरा जो हमारे सामने शब्द है वो होगा माल, माल। अब संपत्ति और माल दोनों में अंतर क्या है भी, संपत्ति जो है उसके द्वारा किसी व्यापार को चलाया जाएगा और उस पर क्या है, उसका अधिकार होगा, मालिक होगा, और उसका लंबे समय तक हम उपयोग करेंगे, वो तो हमारी संपत्ति है। जैसे भूमि, भवन, प्लांट, मशीन, ये सब क्या है, संपत्ति है। लेकिन माल, गुड्स जो है, माल का मतलब क्या है भी, इस पर हमारा अधिकार नहीं होता है, इसे खरीदा जाता है बेचने के उद्देश्य से, यानी हम किसी भी वस्तु को बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं, वो क्या है, माल। जैसे एक उदाहरण लेते हैं भी, जैसे फर्नीचर की बात करते हैं, फर्नीचर। अब फर्नीचर की 2 बात है भी, अगर फर्नीचर हम अपने व्यापार को चलाने के लिए उस पर अगर हमारा अधिकार हो गया, तब तो ये संपत्ति की श्रेणी में है। किसकी श्रेणी में है ये संपत्ति की श्रेणी में है। अगर हमने फर्नीचर खरीदा और उसके बाद उस फर्नीचर का हम उपयोग करते हैं और उस पर हमारा अधिकार है, तब तो वो संपत्ति की श्रेणी में है। लेकिन एक फर्नीचर विक्रेता
एक फर्नीचर बेचने वाला दुकानदार उस फर्नीचर का उपयोग नहीं करेगा भी, नहीं, उस फर्नीचर पर उसका अधिकार है, क्योंकि जब भी कस्टमर आएगा ये फर्नीचर उसके द्वारा बेच दिया जाएगा। तो ये फर्नीचर संपत्ति न होकर क्या बन गया, उस फर्नीचर विक्रेता के लिए क्या बन गया अभी, ये माल की श्रेणी में है। तो ये ध्यान रखें यहाँ पर थोड़ा सा कि संपत्ति तभी मानी जाएगी जब संपत्ति व्यापार चलाई जा रही है, उस संपत्ति के माध्यम से हम व्यापार को चला रहे हैं और उस पर हमारा क्या है, अधिकार। जैसे आपके पास एक पेन है, विद्यार्थी के पास पेन है, क्या पेन वो आपके लिए संपत्ति है? जरूर संपत्ति है। कैसे? क्योंकि आपने उस पेन को अपने कार्य के लिए खरीदा है, अपना कार्य पूर्ण करेंगे। जैसे व्यापार अपना कार्य संचालन करता है और आपका उस पर क्या है, अधिकार है। अधिकार कैसे भी, जैसे आपका पेन किसी दूसरे विद्यार्थी के पास है तो आप फट से कह सकते हो ये मेरा पेन है, ये मेरा ही अधिकार है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संपत्ति किसे माना जाता है, संपत्ति उसे माना जाता है जिस पर हमारा अधिकार है और हम अपने कार्य को संचालन कर रहे हैं, तो वो क्या है, संपत्ति। लेकिन वही पेन एक स्टेशनरी विक्रेता के पास है, क्या बताइए वो उसके लिए संपत्ति है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेशनरी विक्रेता का जो कार्य है वो उस पेन का उपयोग करना नहीं है, नहीं उस पर उसका अधिकार होता है। जैसे ही आप पहुंचे दुकान पर वो पेन आपको प्रदान कर दिया जाएगा, अब उस पेन पर आपका अधिकार हो गया। तो इसका मतलब वो पेन, वो स्टेशनरी का सामान अगर किसी दुकानदार के पास है तब तो वो माल की श्रेणी में, किसकी श्रेणी में, माल की श्रेणी में। लेकिन अगर उसका उपयोग किया जा रहा है तो वो क्या है, संपत्ति। जैसे मोटर कार, मोटर कार, अब मोटर कार अगर एक एजेंसी में खड़ी है भी, अब एजेंसी में जैसे हीरो होंडा की जो भी एजेंसी है उसमें मोटर कार या बाइक जो भी रखी हुई है, क्यों रखी हुई है, बेचने के लिए। क्या वो एजेंसी वाले उस वस्तु का उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या उस पर उसका अधिकार है? नहीं है। जैसे ही कोई कस्टमर पहुंचेगा वो वस्तु उसे प्रदान कर दी जाएगी। तो मोटर कार जो है या बाइसिकल जो भी है एक विक्रेता के पास है, इसका मतलब वो किसकी श्रेणी में है, वो माल की श्रेणी में है। लेकिन अगर वो हमारे पास है, वो आपके पास है, तो वो आपकी क्या है, संपत्ति है। आप बाइक चलाते हैं, वो आपकी संपत्ति है क्योंकि आपने अपने उपयोग के लिए खरीदा है और आपका उस पर क्या है, अधिकार है। तो वो क्या है भी, संपत्ति। तो दोनों में अंतर थोड़ा सा ध्यान रखें कि संपत्ति और माल। संपत्ति में क्या होगा, संपत्ति किसी व्यापार को चलाने के लिए होनी चाहिए, उसके द्वारा हम अपनी क्रियाओं को पूरा करते हैं, हम अपने कार्य को पूरा करते हैं और उस वस्तु पर हमारा क्या होगा, अधिकार। तो वो तो क्या है, संपत्ति। लेकिन दूसरा इसके साथ शब्द है माल, यानी गुड्स किसे कहते हैं। अगर किसी भी वस्तु का हम बेचने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं और उस पर हमारा अधिकार नहीं है, जैसे ही कस्टमर आएगा हम उसको बेच देंगे, वो किसकी श्रेणी में भी, वो माल की श्रेणी में है। तो अब बात करते हैं हम संपत्तियों की। अब संपत्तियां कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की है। एक आपकी फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजेबल और फिक्टिव एसेट्स, यानी स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, आदर्शे और या। अब देखो भी, ये जो संपत्ति है, स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, आदर्श संपत्ति और ये जो है आपकी काल्पनिक संपत्ति। और अब संपत्ति की बात करते हैं, स्थायी संपत्ति किसे कहते हैं, चालू संपत्ति किसे कहते हैं, आदर्श संपत्ति किसे कहते हैं और काल्पनिक संपत्ति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्थायी संपत्ति की। स्थायी संपत्ति ऐसी संपत्ति जो लंबे समय तक हम उसका उपयोग करेंगे और उस पर हमारा अधिकार होगा, जिसे 1 वर्ष से अधिक यानी 1 लेखा वर्ष की अवधि से अधिक अगर उसका उपयोग किया जाएगा, या ऐसी संपत्ति जिसे 1 वर्ष की लेखा अवधि में रुपए में नकद में परिवर्तित नहीं कर सकते, वो हमारी स्थायी संपत्ति है। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर, मोटर कार,
मोटर कार या प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग, ये सब ऐसी संपत्तियां हैं जिनका हम उपयोग 1 वर्ष से अधिक करेंगे। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, क्या आप हर वर्ष नया फर्नीचर खरीदते हैं, पुराना फर्नीचर बेच देते हैं? नहीं, फर्नीचर एक बार खरीदते हैं और हम उसका कई वर्षों तक उपयोग करते हैं। जैसे मोटर कार, क्या आप हर वर्ष नई मोटर कार खरीदते हैं? नहीं, एक बार खरीदते हैं, उसका लंबे समय तक, कई वर्षों तक उसका उपयोग करते हैं। प्लांट एंड मशीन, भूमि, भवन और मशीनरी जो भी है वो एक बार खरीदी जाती है और निश्चित अवधि तक उसका हम उपयोग करते हैं। तो वो कौन सी है? स्थायी संपत्ति। तो ऐसी संपत्ति जिसकी समय अवधि 1 वर्ष से ज़्यादा हो, जिसका उपयोग 1 वर्ष से अधिक के लिए किया जाता हो, वो हमारी स्थायी संपत्ति है। यानी ऐसी संपत्ति जिसे 1 वर्ष के बाद रुपयों में नकद में परिवर्तित किया जाता है या जिसे 1 वर्ष तक नकद में परिवर्तित नहीं किया जाता, वो हमारी स्थायी संपत्ति है। उसके बाद है चालू संपत्ति। अब चालू संपत्ति भी कहते हैं इसे चक्रीय संपत्ति भी कहते हैं, इसे तरल संपत्ति भी कहते हैं। भी कई नाम है इसके चालू संपत्ति के। चालू ऐसी संपत्ति जिसे 1 वर्ष के अंदर नगद में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे नगद में, कैश में बदला जा सकता है, वो हमारी कौन सी है? चालू संपत्ति। जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर हो गया आपका। जैसे आपके पास कैश है, क्या आप उसका उपयोग 1 वर्ष के बाद करेंगे? नहीं। आपके पास 500 रुपये हैं, क्या आप उसे 1 वर्ष तक खर्च नहीं करेंगे? जी जरूर खर्च करेंगे, उसे 1 वर्ष से पहले उसे खर्च करेंगे। तो इसका मतलब कैश का उपयोग हम 1 वर्ष से पहले कर सकते हैं। आपके पैसे बैंक में जमा है, क्या आप उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकते 1 वर्ष तक? जी जरूर कर सकते हैं। हम उसका उपयोग 1 वर्ष से पहले करेंगे। जब भी आवश्यकता होगी बैंक से पैसे निकाल लिए जाएंगे। तो 1 वर्ष से पहले डेटर, आपने जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा है, क्या आप उनसे 1 वर्ष तक पैसे प्राप्त नहीं करेंगे? क्या उन देनदारों से रुपए वसूल नहीं करेंगे? क्योंकि कोई भी देनदार ज़्यादातर 2-3 महीने के लिए उधार माल बेचता है, उसके बाद उस पैसे की वसूली कर लेता है। तो डेटर भी, इसकी अवधि भी 1 वर्ष से पहले है, तो डेटर हो गया। इसके अलावा जैसे स्टॉक, आपके पास जो माल रखा हुआ है बेचने के लिए, क्या आप उसे 1 वर्ष तक नहीं सेल करेंगे? हम उसे 1 वर्ष से पहले बेच देंगे। तो इसकी अवधि भी 1 वर्ष से क्या है? कम है। तो ऐसी संपत्ति जिसकी समय अवधि 1 वर्ष से क्या हो? कम हो, यानी ऐसी संपत्ति जिसे चालू लेखा अवधि में नगद में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी चालू लेखा अवधि 1 वर्ष की है, यानी ऐसी संपत्ति जिसे 1 वर्ष के अंदर नगद में बदला जा सकता है, वो हमारी चालू संपत्ति है। जैसे कैश हो सकता है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, ये आपकी चालू संपत्ति है। दोनों में अंतर देखिए भी। स्थायी संपत्ति जिसका उपयोग 1 वर्ष के बाद भी किया जाता है, एक बार खरीदा जाता है, लेकिन इसका उपयोग हम 1 वर्ष से ज़्यादा करते हैं। लेकिन चालू संपत्ति, इसे 1 वर्ष में किस में बदल दिया जाता है? कैश में। तो वो कौन सी है? हमारी चालू संपत्ति है। वो हमारी कौन सी अभी? चालू संपत्ति है। उसके बाद बात करते हैं आदर्श संपत्ति। कुछ ऐसी संपत्तियां होती है हमारी जिन्हें न तो देखा जा सकता है, न उसे छुआ जा सकता है, केवल उसे आभास किया जा सकता है कि ये संपत्तियां व्यापार को प्रभावित कर रही है। वो हमारी आदर्श संपत्तियां हैं। जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, ये सब कौन सी है? आदर्श संपत्ति है। जैसे गुडविल का नाम सुना होगा आपने। गुडविल का मतलब ख्याति, ख्याति का मतलब प्रसिद्धि। गुडविल किसे कहते हैं? भी ख्याति। ये नाम आपने सुना होगा, ख्याति। ख्याति किसे कहते हैं? ये गुडविल है। ये आदर्श संपत्ति है जो बिजनेस को प्रभावित करती है, बिजनेस को बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन हम उसे कभी देखते नहीं हैं। न तो उसे देखा जा सकता है, न इसे छुआ जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है कि व्यापार में है। ख्याति का मतलब आपने मार्केट में किसी दुकानदार का,
किसी कंपनी के प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, जैसे आपने LG का नाम सुना होगा, आपने जियो का नाम सुना होगा। हम बाजार में जाते हैं और केवल प्रोडक्ट को नहीं देखते, केवल कंपनी के नाम से ही प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और हम विश्वास उस कंपनी पर करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? कि इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है। जैसे आदर्श भी अपने आप में एक ख्याति है, क्योंकि लोग इस नाम से जानते हैं। किस नाम से? और आज जो मार्केट में इसका नाम है वो उसकी क्या है? ख्याति है, क्योंकि लोग इस पर विश्वास करते हैं कि आदर्श में अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट होगा और उसका अच्छा भविष्य होगा। ये उसकी गुडविल है और इस गुडविल के कारण ही बिजनेस प्रभावित होता है। तो उसी प्रकार हम अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट जो खरीदते हैं, क्या किसी ने किसी प्रोडक्ट को देखा? कभी नहीं देखते हैं। हम सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी को जरूर देखते हैं कि सब्जी अच्छी है या ख़राब है, लेकिन अगर हम दुकान पर जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, LG का खरीद रहे हैं, क्या आपने कभी टीवी को खोल के देखा उसमें कौन से प्रोडक्ट है? कभी नहीं देखते। हम उस विश्वास उस कंपनी पर करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का नाम मार्केट में है, उसकी मार्केट वैल्यू है, आज वो गुडविल है उसकी। तो ये गुडविल है जो आदर्श है, क्योंकि दिखाई नहीं देती हैं, उसके बावजूद भी लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्योंकि वो आदर्श संपत्ति है। तो आदर्श संपत्ति गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, ये उसकी आदर्श संपत्तियां हैं। फिक्टिव एसेट्स, ये जो काल्पनिक संपत्तियां हैं, ये अस्तित्व में वैसे नहीं पाई जाती है। वैसे ये कोई संपत्तियों की श्रेणी में नहीं है, ये बिजनेस की हानि है। और बिजनेस की हानि को एक वर्ष में पूर्ण न करके कई वर्षों में डिवाइड कर दिया जाता है। इसलिए हम इसे गुडविल से कंप्लीट करते हैं, इसे गुडविल से कम करते हैं, इसलिए हम इसे संपत्ति साइड में दिखाते हैं। ये हमारी काल्पनिक संपत्तियां हैं। जैसे किसी भी संपत्ति, जैसे आपने विज्ञापन किया, एडवर्टाइज पर आपने 3 लाख का खर्चा कर दिया, क्या 3 लाख का प्रॉफिट आपको इसी वर्ष मिल जाएगा? जियो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का प्रचार किया, क्या कंपनी ने जितना विज्ञापन पर खर्चा किया उसका बेनिफिट एक वर्ष में मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उस विज्ञापन का इफेक्ट कई वर्षों तक रहेगा। तो 3 लाख का खर्चा कंपनी उसे अगर 4 साल तक उसका इफेक्ट है तो 4 सालों में डिवाइड करेगी उस हानि को, क्योंकि विज्ञापन पर जो खर्चा किया गया है वो प्रॉफिट नहीं है, वो संपत्ति नहीं है, वो तो बिजनेस की हानि है, क्योंकि बिजनेस ने पैसे चुकाए हैं, बिजनेस से खर्चा किया है। तो अब उस हानि को हम कई वर्षों में डिवाइड करें। जैसे आपने 3 लाख का खर्चा किया और बिजनेस ने माना कि ये 3 लाख रुपए हम 3 साल में कवर करेंगे, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए हर साल हम अपने लाभों में से कंप्लीट कर लेंगे, हम अपने लाभों में से इसे पूर्ति कर लेंगे। तो बाकी 2 लाख क्या करें? बाकी 2 लाख, क्योंकि आगे समझेंगे हम, जब खाते बंद करेंगे तो हमारे ट्रेडिंग P&L अकाउंट तो बंद हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो चिट्ठा है ये 2 लाख रुपए हम उसमें दर्शाते हैं। किस तौर पर? एक काल्पनिक संपत्ति के तौर पर, क्योंकि इस 2 लाख को भविष्य में पूर्ण किया जाएगा। वो हमारी कौन सी है? काल्पनिक संपत्ति है। तो ये हमारी है संपत्तियां। इसके बाद देखो भी आगे, अब देखिए आगे, इसके बाद बात करते हैं हम पूंजी। एक तो बात करते हैं हम पूंजी की, एक तो पूंजी किसे कहते हैं, एक है आरण, एक है आरण। ड्राइंग किसे कहते हैं? व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में जो पूंजी लगाई जाती है उसे हम पूंजी कहते हैं, उसे हम कैपिटल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे कैपिटल, पूंजी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे भी? कैपिटल। और ये है ड्राइंग, ड्राइंग्स, ये होगी ड्राइंग्स। अब दोनों में देखो अंतर, ये आपका बिजनेस है भी, ये आपका व्यापार है, ये आपका व्यापार है, व्यापार है। और ये स्वामी है, ये हमारा मालिक है जो बिजनेस को संचालित करेगा, ये स्वामी है। अब व्यापार का जो मालिक है अगर अपनी पूंजी
इसके पास कुछ पैसे हैं भी 3 लाख 4 लाख, अपने घर पर पैसे हैं इसके 3 लाख 4 लाख, और ये 3 लाख रुपए, जैसे 3 लाख रुपए इसकी निजी संपत्ति है। इस निजी संपत्ति को किस में इन्वेस्टमेंट कर दिया गया? एक व्यापार में लगा दिया गया। किस में लगा दिया गया भी? एक व्यापार में लगा दिया गया। उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे भी? पूंजी। ये हमारी पूंजी है, यानी व्यापार का स्वामी, उसके पास जो निजी संपत्तियां हैं और उस पूंजी को उसने व्यापार में लगाकर, एक बिजनेस में लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है 3 लाख का, उसे क्या कहेंगे? पूंजी। तो इसकी परिभाषा क्या है? व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाई गई राशि को क्या कहते हैं? व्यापार में जो राशि लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? पूंजी। जब भी इसे आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी, तो कहाँ से लेगा भी? अपने व्यापार से। यानी जब घर पर पैसे की आवश्यकता होगी, घर पर निजी आवश्यकता है भी, घर पर कोई भी फंक्शन वगैरह अटेंड करना है, पैसे की आवश्यकता है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए पैसे कहाँ से लिए जाएंगे? व्यापार से। उसे कहते हैं आहरण। क्या कहते हैं उसे? आहरण। क्या कहते हैं उसे भी? आहरण। यानी पूंजी किसे कहते हैं? व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी, व्यापार में लगाई गई राशि तो क्या कहलाती है? पूंजी। लेकिन अपने निजी उपयोग के लिए व्यापार से या तो आप राशि निकालते हैं, राशि का मतलब पैसे, या आप माल निकालते हैं, यानी सामान ले जाते हैं, तो ये दोनों ही क्या है? आहरण कहलाता है। तो पूंजी, कैपिटल और ड्राइंग्स में क्या अंतर है भी? व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में जो राशि लगाई जाती है वो पूंजी कहलाती है, यानी कैपिटल कहते हैं, और व्यापार के स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए व्यापार से राशि या जो माल निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भी? ड्राइंग्स कहते हैं। वो क्या है? हमारा आहरण है।